L&T फाइनेंस इस कंपनी की मीडियम टर्म स्टोरी की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जनरली सभी फाइनेंस कंपनी का फोकस जो है वो रिटेल लोन्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा है, लेकिन इम्पैक्ट सबसे बड़ा एंड सबसे ज्यादा सबसे फास्ट L&T फाइनेंस ने क्रिएट किया है। स्टॉक में इसका रिफ्लेक्शन भी, कंपनी का स्टॉक पिछले महीने में ऑल टाइम हाई पर गया था एंड अभी भी उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इससे ग्रोथ के पीछे मेन ड्राइवर्स क्या हैं, ताकि इन फ्यूचर किसी और फाइनेंस कंपनी में अगर इस तरह की इंप्रूवमेंट्स या फिर चेंजेस दिखाई देते हो तो ये अंदाजा लगाया जा सके कि कंपनी में ग्रोथ आने वाली है। एंड सेकंड थिंग, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस ऑल टाइम हाई कंपनी में एज अ इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव किस तरह से देखा जा सकता है। तो सबसे पहले ग्रोथ ड्राइवर्स। L&T फाइनेंस एक NBFC फॉर्म है जिसका मोटा मोटा बिजनेस मॉडल क्या होगा कि मार्केट से कम रेट में फंड उठाना एंड अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी बना करके लोगों को लोन बांटना। तो इन कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एंड मैनेजेबल एरियाज क्या हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड नेट इंटरेस्ट इनकम। L&T फाइनेंस ने अप्रैल 2022 में 2026 के लिए कुछ एम्बिशियस टारगेट्स बनाए थे, जिसका नाम रखा था इन्होंने लक्ष्य 2026, जिसकी मेन थीम थी रिटेलाइजेशन। देखो, मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है कि रिटेल लोन्स बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू होलसेल लोन्स या तो कॉर्पोरेट लोन्स। तो कंपनी ने ये टारगेट बिल्ड किया कि 2026 तक लोन बुक में 95% लोन्स रिटेल लोन्स होंगे। और उस दौरान जब ये टारगेट बनाया गया था, मतलब अप्रैल FY22, तब कंपनी के टोटल लोन बुक में रिटेल लोन्स 51% थे। अमेजिंग थिंग यहाँ पर यह है कि ये 2026 का टारगेट इन्होंने 2024 के Q4 तक ही ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, सिर्फ 1% से छूट गए, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। और जनरली होता क्या है कि रिटेल लोन्स में मार्जिन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू होलसेल लोन्स। तो इस तरह से कंपनी के इस एक्शन से कंपनी के बहुत सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था। क्योंकि क्या होता है कि जब कंपनी के मार्जिन बेहतर हो जाते हैं तो काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सुधरने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट में आप देखिए कि कंपनी का NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2% से इंक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट 0.7% से इंक्रीज हुआ है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ईयर ओवर ईयर 2.5% से इंक्रीज हुआ है। ये सारे पैरामीटर्स कंपनी के फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स के प्राइम एग्जांपल्स। एक और नोटिसेबल थिंग यहाँ पर यह भी है कि मैनेजमेंट ने कंपनी में बैड थिंग्स को जिस तरह से फिल्टर किया है, लाइक बैड लोन्स, अनवांटेड एक्सपेंसेस, इन सबको जिस तरह से कम किया, साथ ही ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को जो इंप्रूव किया है, फॉर एग्जांपल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया है, जिसका एज अ फाइनल इम्पैक्ट कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट में हुआ है, जो पिछले 2 साल से अबाउ 3% थी, वो FY25 से 2.25% से 2.5% तक हो सकती है। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब होता है कि ड्यूरिंग लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एक्सपेंसेस एसोसिएटेड रहते हैं, ये कॉस्ट कम हो जाने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से और इम्प्रूव हो सकती है। जो कि आपको अच्छा लगेगा जान के कि ऑलरेडी FY24 में कंपनी का जो ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट है वो 43% से इंक्रीज हुआ है और रिटेल लोन बुक 31% से इंक्रीज हुई है। हालांकि ये भी कंसिडर करना यहाँ जरूरी है कि एक्चुअली पिछले 5 सालों में इनकी टोटल लोन बुक में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आया है, मतलब लोन बुक की जो साइज है ना वो उतनी ही है ऑलमोस्ट। इन्होंने जस्ट शिफ्ट किया है फ्रॉम होलसेल लोन्स टू रिटेल लोन्स। ज्यादातर इन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स को एज अ बैड लोन कंसिडर किया एंड उन्हें डिस्काउंट में सेल कर दिया, जो कैपिटल आया उसे रिटेल लोन में लगा दिया। और कई बार ये भी होता है कि एग्रेसिव लोन डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में कंपनी का जो NPA है वो भी बढ़ने लग जाता है, इसके चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल येस बैंक, ठीक है, येस बैंक के केस में जो है कॉर्पोरेट लोन्स उनके बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हुए थे। इन शॉर्ट ऐसा भी होता है। लेकिन L&T फाइनेंस के केस में हम यहाँ देख सकते हैं कि FY24 में ग्रॉस एंड नेट दोनों NPAs में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है। अगर शॉर्ट में कंक्लूड कर दें तो टुवर्ड एक्सपांशन कंपनी काफी ज्यादा एग्रेसिव है, अक्रॉस द कंट्री ब्रांड प्रेजेंस है, स्पेशली रूरल मार्केट में इनका सबसे बड़ा कस्टमर बेस है एंड रूरल डेवलपमेंट इंडिया में काफी तेजी से हो रहा है, जिसका फायदा L&T फाइनेंस को भी हो सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स इंडस्ट्री लीडिंग तो नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म में जो इन्होंने ग्रोथ किया है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा कंपनी ने रिटेलाइजेशन की तरफ खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, डिजिटलाइजेशन पर भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। अब इस कंपनी के पास एक अनफेयर एडवांटेज भी है कि ये L&T ग्रुप की कंपनी है, मतलब पेरेंट कंपनी का सपोर्ट है। कैसे? तो पेरेंट कंपनी ने L&T फाइनेंस को FY22 में 5700 करोड़ का हेल्प किया था, कैपिटल सपोर्ट दिया था, और इससे पहले भी इन्होंने कई बार किया, लाइक उससे पहले उन्होंने 2000 करोड़ की हेल्प की। अब थोड़ा सा अगर इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें कि इंडस्ट्री कैसा कर रही है, तो रिटेल लोन ग्रोथ इंडिया में 17 से 18% एनुअली। इस नंबर को आप बहुत अच्छा मान सकते हैं, लेकिन यहीं पर L&T फाइनेंस ने स्ट्रेटेजिकली कुछ चेंजेस भी किए, क्योंकि ये जो 17% है ये पहले 19% था RBI की गाइडलाइन के पहले। RBI ने बीच में रिटेल लोन को लेकर के, मतलब स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर के कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी, और इसीलिए L&T फाइनेंस का जो नेक्स्ट फोकस एरिया है वो है सिक्योर्ड रिटेल लोन्स, फॉर एग्जांपल होम लोन्स, जिसमें मार्जिन्स थोड़ा कम रहेंगे लेकिन बैड लोन्स है उसकी पॉसिबिलिटी भी कम रहेगी। अगेन फिलहाल कंपनी जो है होलसेल लोन्स को डिस्काउंट में सेल कर रही थी पिछले 2 साल से, ताकि होलसेल लोन से रिटेल लोन्स की तरफ आया जा सके। तो मतलब
कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो हमेशा नहीं होंगी, एक्सेप्शनल थिंग्स हो रही थी, जिसकी वजह से एक्सेप्शनल इम्पैक्ट भी बैलेंस शीट में दिखाई दे सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि कंपनी 94% रिटेलाइजेशन कर चुकी है। तो अब यहाँ से जो आगे पिक्चर दिखाई देगी वो ज्यादा क्लियर होगी। एंड ऑफ द वीडियो अगर इस कंपनी से जुड़े कुछ रिस्क को भी अगर कंसीडर कर लें तो इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है एंड बढ़ता ही जा रहा है। नए नए और बड़े बड़े प्लेयर्स फाइनेंस बिजनेस में एंटर होते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जियो फाइनेंस, क्योंकि इंडिया में रिटेल लोन ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है, सामने मार्केट साइज भी बड़ा है एंड जिस तरह से इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रहा है ये और तेजी से ग्रो करेगा। एक और रिस्क है यहाँ पर, कंटेजियन रिस्क। ये थोड़ा सा मैक्रो रिस्क है, इंटरनल कंपनी से जुड़ा हुआ रिस्क नहीं है। मतलब एक एनबीएफसी कंपनी इस इकोसिस्टम की और भी कंपनीज के साथ कनेक्टेड रहती है किसी न किसी तरह। तो जब कोई इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती है तो वहां पर लूप होल्स भी बहुत बनने लग जाते हैं और उनका फायदा उठाने वाले भी बहुत सारे आ जाते हैं। और यही हुआ था जब आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर के गाइडलाइंस पास की थी, क्योंकि हायर प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में कंपनीज बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स बांटे जा रही थी। और इस तरह से फिर आगे जाके जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा इकोसिस्टम फिर हैम्पर होता है। वैसे तो जनरली जिस लेवल पर फिलहाल ये स्टॉक है, मतलब ऑल टाइम हाई, वैल्यू इन्वेस्टर्स इस लेवल पर स्टॉक को शायद बाय नहीं करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे। ऐसे लेवल पर जनरली एक्टिव होते हैं मोमेंटम इन्वेस्टर्स, क्योंकि स्टॉक फिलहाल अपवर्ड मोमेंटम में है, बैक करने के लिए अच्छे फंडामेंटल्स हैं। तो अपना अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक ओवरव्यू है रिगार्डिंग इंडस्ट्री एंड एल&टी फाइनेंस। जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड हो सके तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।